हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो 6वां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर। गाइस, आज का यह लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अन्योन प्रेरण डिस्कस करने वाले हैं, जिसे आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। ईडी करंट यानी भंवर धारा के माध्यम से किस तरह से हम लोग आधुनिक ब्रेक बना रहे हैं, भंवर धारा के माध्यम से कैसे हम लोग ट्रेन को भी रोक सकते हैं, ये सभी चीजें समझेंगे, जो कि न केवल आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपका जो सोशल लाइफ उसमें भी आपको जानना आवश्यक है ये सभी चीजें। साथ में गाइस, हमने इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ये जान चुके हैं, अभी तक 3 लेक्चर हुआ है। फर्स्ट लेक्चर हमने ये जाना था क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और साथ साथ में विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसका कंसेप्ट क्या होता है, ये सभी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में यह जाना कि फैराडे का नियम क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है, और किस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के कारण किस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसके बारे में अच्छा से समझा। साथ साथ में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होता है, और इसी संबंधित हमने फैराडे का नियम, लेंज का नियम, और साथ में किसी भी विद्युत वाहक बल के क्षेत्र में अगर कोई हम लोग धातु की छड़ को नचाएं, ऐसे भी क्वेश्चन हमने किया था। बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन हमने समझा था। ठीक है, तो उसके बाद हमने स्व प्रेरण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अन्योन प्रेरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। चलिए आप सभी लोग पेन पेपर सब चीजें लेकर तैयार हो जाइए। अब हम लोग अन्योन प्रेरण को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी लोग हेडिंग करिएगा अन्योन प्रेरण। क्या अन्योन प्रेरण, क्या हेडिंग करना है, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण आपको हेडिंग करना है। सबसे पहले यह समझते हैं कि अन्योन प्रेरण होता क्या है और यह स्व प्रेरण से कैसे डिफरेंस है। अब सोचिए सभी लोग कि स्व प्रेरण भूल गए, अन्योन प्रेरण के बारे में समझिएगा, और यह काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो आपका ट्रांसफार्मर बनता है ना, वह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर आपके अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर समझ में आया। इसी तरह से अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काफी सारी चीजें काम करती है। जैसे प्रेरित प्रेरण कुंडली होता है, वो भी आपके अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आइए समझते हैं कि अन्योन प्रेरण कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग एक कुंडली लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक कुंडली लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस कुंडली को लेते हैं और इस कुंडली में हमने क्या किया, इस तरह से धारा नियंत्रक लगाकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया। इस कुंडली में हमने धारा नियंत्रक RH लगाकर हमने क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया इस कुंडली में। ठीक है, और इसी के पास एक और कुंडली हमने रख दिया। बात समझना सभी लोग, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है ये भी हम बताएंगे। इसके पास हमने एक और कुंडली रख दिया। ये आपका पहली कुंडली थी, इसलिए हम लोग इसे प्राथमिक कुंडली कर रहे हैं, प्राथमिक कुंडली। यह आपका दूसरी कुंडली थी, इसलिए हम लोग इसे द्वितीयक कुंडली कर रहे हैं। बात समझिएगा सभी लोग, ये प्राथमिक कुंडली थी इसलिए हम लोग प्राथमिक कुंडली कर रहे हैं। यह आपका द्वितीयक कुंडली थी, इसलिए इसे हम लोग क्या कर रहे थे, द्वितीयक कुंडली कर रहे हैं। ठीक है, समझिए बात सभी लोग। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक कुंडली, यह है आपका द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अब कैसे आपको समझना है, यहाँ पे पॉइंट समझिए सभी लोग। जब हमने क्या किया, इस प्राथमिक कुंडली में धारा IP प्रवाहित किया, इस प्राथमिक कुंडली में धारा IP प्रवाहित किया, क्या प्रवाहित किया, धारा IP इस प्राथमिक कुंडली में हमने प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया सभी लोग बोलेंगे, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि हमने इस प्राथमिक कुंडली में धारा IP प्रवाहित किया। तो सीधी सी बात है, आप लोग जानते हो ऑस्टेट के प्रयोग से, किसके, ऑस्टेट के प्रयोग से मैंने आपको बताया था, किसी भी तार में, बात समझिएगा, समझ लेंगे तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, किसी भी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चालक के चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह आप लोग जाने हो ऑस्टेट के प्रयोग से। तो सीधी सी बात है, इसमें हम इस कुंडली में I1P धारा प्रवाहित किया था। IP मतलब प्राइमरी
धारा प्रवाहित किया था, तो इसके कारण इस कुंडली पे क्या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अरे धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आपको मालूम है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अगर हम इस धारा के मान में कम बेसी करें, धारा को बढ़ाएं घटाएं, धारा को क्या करें, बढ़ाएं घटाएं, तो क्या होगा कि यहां पर आपके चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में यहां पे परिवर्तन हो रहा है, समझना सभी लोग बात को, जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में यहां पे परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। अरे यार क्या लिखा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो रहा है। फिर से समझना सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण यहां पे चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होने लगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो मैंने यही चैप्टर में यही बात तो आपको समझा रहा हूं, जहां कहीं पर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, बोलना सभी लोग, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, यह आपका प्रेरित हो जाता है। कुछ भी नहीं समझ में आए यह हम मानते हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया यह हम मानते हैं, और फिर से एक बार ट्राई करते हैं, जिनको समझ में आया उनका रिवीजन हो जाएगा। समझना सभी लोग, हमने एक पॉइंट टू पॉइंट काम किया है। हमने दो कुंडली लिया है, क्या लिया है, दो कुंडली लिए हैं। हमने यहां पे दो कुंडली लिया, एक तो यह आपका कुंडली है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें हमने लगा दिया यहां पे एक बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा दिया। दूसरा कुंडली यहां पे हमने ये लिया, ये आपका दूसरा कुंडली, यह कुंडली, पहला कुंडली है, दूसरा कुंडली है। हमने क्या किया, पहले कुंडली में आई पी धारा प्रवाहित किया। जब हमने पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किया था, तो हम लोग जानते हैं ऑर्स्टेड के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ था कि किसी भी कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, किसी भी धारावाहिक चालक में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस धारावाहिक चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप लोग ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग, यह बात आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो कि किसी भी धारा, यह आप तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों को दिखाई दे या न दे, लेकिन होता है ऐसा। जब यहाँ पे इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न हो गया। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, अभी डिफिनेशन आपको याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे धारा प्रवाहित किया, धारा परिवर्तन किया, धारा प्रवाहित किया, तो धारा प्रवाहित होने के कारण इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब भाई हमने क्या किया, दिमाग में कुछ खुरापात आया, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान में हमने परिवर्तन करने लगा, सॉरी धारा के मान में परिवर्तन करने लगा। अब चूंकि धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो जब धारा के मान में हम लोग परिवर्तन करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, अगर धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। यह आपको माननी पड़ेगी बात को। अगर धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर धारा के मान में हम लोग परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन कब हो रहा है, जब धारा के मान में हमने परिवर्तन किया था। अब जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो सीधी बात है चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा? चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो सीधी सी बात है, आपको यह जानना चाहिए, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो यहां पर क्या उत्पन्न होता है? अरे बोलो सभी लोग, यहां पे क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित, पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फिर प्रेरित धारा वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है।
यानी सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के मान में हमने परिवर्तन किया। कैसे किया? इस धारा के मान में परिवर्तन करके, धारा के मान में परिवर्तन करके चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया। जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होने लगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब क्या होता है? इस प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये पूरी घटना जो होती है दूसरी कुंडली में होती है, यानी इस वाले, यानी यस वाले सेकेंडरी वाले कुंडली में। और यह पूरी घटना क्या कहलाती है? आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अन्योन प्रेरण कहलाती है। अन्योन क्यों? क्योंकि अन्योन मतलब म्यूचुअल हो रहा है। इसमें अगर आप धारा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में बढ़ेगा तो यहाँ पे धारा की मान में परिवर्तन, यानी प्रेरित धारा भी बहेगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं लिखना, पहले डिफिनेशन लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए समझिए, समझिए सभी लोग डिफिनेशन को। आइए डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है? यदि किसी कुंडली के अति समीप रखकर, यदि किसी कुंडली के अति समीप, किसी कुंडली के अति समीप रखकर एक यदि किसी कुंडली के अति समीप रखकर एक में धारा, यदि दो कुंडली आपका अति समीप रखा गया है, पास पास रखा है, रखकर एक कुंडली में, एक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, एक में क्या करें? धारा प्रवाहित करते हैं, एक में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, अथवा धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? अथवा धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, अथवा धारा के मान में क्या करते हैं? एक में धारा प्रवाहित करते हैं, या फिर धारा के मान में हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तब क्या हो जाता है? तब दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बात समझिएगा सब। यदि एक कुंडली के समीप कोई दूसरा कुंडली रखकर उसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और या भी धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। फिर से समझिएगा सभी लोग, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। यदि किसी कुंडली के अति समीप रखकर धारा प्रवाहित किया जाए, यह आपका एक कुंडली था, इसके अति समीप दूसरा कुंडली रखकर इसमें हम लोग क्या करें? धारा प्रवाहित करें। जब धारा प्रवाहित करें या फिर धारा के मान में परिवर्तन करें, तब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह घटना क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। और इसका उदाहरण क्या है आपका? देखिए इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर। आप लोग अगले चैप्टर में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहां पे प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, दो कुंडली होगा। आपको इस कुंडली को क्या कहेंगे? प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और इसे क्या कहेंगे? द्वितीय कुंडली, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली दोनों होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफार्मर, प्रेरण कुंडली, इसका एग्जाम्पल है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? अगर कोई अन्योन प्रेरण का डिफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछे तो क्या लिखेंगे? इसमें यह लिखेंगे, यदि किसी कुंडली के समीप रखकर, अति समीप रखकर एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाए। यदि दो कुंडली को अति समीप रखकर एक कुंडली में क्या करें? धारा प्रवाहित करें, अथवा धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, अथवा धारा के मान में क्या करें? परिवर्तन करें, तब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तब क्या होता है? दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह घटना क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। तब दूसरी कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह घटना आपका क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर या प्रेरित कुंडली, ठीक है, ये होता है।
तो अन्योन पेड़ का डिफिनेशन सभी को समझ में आया। आपको ये फिगर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आईपी धारा प्रवाहित किया था, और आईपी धारा के कारण इसमें जो उत्पन्न होता है चुंबकीय फ्लक्स हुआ क्या है, फाई एस। अरे भाई था इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो उसको फाई सेकेंडरी में ही उत्पन्न हो रहा है ना। आईपी धारा प्रवाहित किया और ये इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ वह आई फाई एस हो रहा है। बात समझ में आई। आईपी धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं और इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे फाई एस। और इस पूरे कुंडली में एन एस क्या है, टर्म्स है। एन एस क्या है, टर्म्स है। इस पूरे कुंडली में एन एस टर्म्स हैं। क्या है, एन एस टर्म्स है। ठीक है, इस पूरे कुंडली में क्या है, एन एस टर्म्स है, यानी इसमें फेरों की संख्या एन एस है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अन्योन प्रेरक गुणांक का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ये आपको अन्योन प्रेरक समझ में आया, पूरा डिफिनेशन समझ में आया कि यदि किसी कुंडली में हम लोग क्या कर रहे हैं, अति समीप रखकर उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा या फिर धारा प्रवाहित करें या फिर धारा के मान में परिवर्तन करें, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता और यह घटना आपका अन्योन प्रेरक कहलाता है। यह आपको डिफिनेशन समझ में आया। चलिए, अन्योन प्रेरक का डिफिनेशन समझ में आया, तो अब आप लोग हेडिंग करिएगा अन्योन प्रेरक गुणांक। अन्योन प्रेरक गुणांक क्या हेडिंग करना, अन्योन प्रेरक गुणांक, प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरक गुणांक। ध्यान देना सभी लोग, अन्योन प्रेरक गुणांक को ध्यान देना सभी लोग। क्या होता है अन्योन प्रेरक गुणांक। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि माना, ध्यान देना, कि माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी है। माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी है। द्वितीय कुंडली में के प्रत्येक फेरे, द्वितीय कुंडली में जो प्रत्येक फेरे हैं उसमें फेरों की संख्या में प्रबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई एस है। द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एस है। द्वितीय कुंडली में जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई एस है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। द्वितीय कुंडली में जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई एस है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी है, द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एस है, तथा द्वितीय कुंडली में, यह बात आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एन एस है। फेरों की संख्या एन एस है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एन एस है। तो द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, फ्लक्स क्या होगा बताइए जरा। द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, एन फाई एस होगा, एन एस फाई एस होगा, यही होगा ना। अरे यार फेरों की संख्या एन एस है, चुंबकीय फ्लक्स फाई एस है, हमने माना, तो पूरा मिलाकर कितना बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, एन एस फाई एस, ये मान होगा। ठीक है, और यह किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, यह आपका उत्पन्न हो रहा है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण। यह किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, यह प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, यह प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी के समानुपाती होता है। जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी के क्या होता है, समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, समानुपाती होगा। ये यार जा ही नहीं रहा है, चलो चला गया। ये फिर से समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, और क्या समझ रहे हैं। हम लोग यह कह रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में हमने धारा आईपी प्रवाहित किया और जिसके कारण दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एस हो गया, तथा
जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NS है। तो कुल मिलाकर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, NS∅S ये होगा। अब जो NS∅S है यह किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण। यह किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा के कारण। सीधी सी बात है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण यह उत्पन्न हो रहा है तो सीधी सी बात है, तो यह NS∅S जो है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। होगा कि नहीं होगा, यानी NS∅S जो है ये प्रोपोर्शनल होगा IP के। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे। अब इस पर्सनैलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक यम नाम का गुणांक का यूज करते हैं। ∅S = MIP ये यूज करते हैं। यम क्या है यहाँ पर, यम आपका, यम को ही हम लोग कहते हैं यम। यहाँ पे ध्यान देना, यम = हो जाता है यहाँ पे NS∅S/IP। और यहाँ से जो यम जो है आपका, यह यम क्या है, यम क्या है आपका, अन्योन प्रेरण गुणांक है। यह यम आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है। और सबसे बड़ी बात आती है अन्योन प्रेरण गुणांक के परिभाषा की। ये पूछता है आपके एग्जाम में अन्योन प्रेरण गुणांक का परिभाषा, और आप लोग डोल-मोल हो जाते हो। क्यों हो जाते हो, क्योंकि आप लोग समझ के नहीं पढ़ते हो। ध्यान देना, एक बार फिर से हम इस पॉइंट को समझा रहे हैं। हम लोग क्या करें, माना एक प्राथमिक कुंडली जिसमें IP धारा प्रवाहित कर रहे हैं, द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅S है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, NS∅S, जो कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाला धारा IP के समानुपाती होगा। IP के समानुपाती होगा। और ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे यम एक कांस्टेंट का यूज हमने किया। ठीक है, और यही यम आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है। अब इस अन्योन प्रेरण गुणांक का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। अन्योन प्रेरण का गुणांक का जो है डिफिनेशन लिखते हैं। ये कुंडली फुंडली को हम हटा देते हैं, डिफिनेशन। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है यम = डिफिनेशन लिखना समझ लिए जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाएंगे। NS∅S/IP ये है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो IP है, इस IP का वैल्यू 1 मान लेते हैं, 1 एम्पियर मान लेते हैं। IP का वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 एम्पियर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 एम्पियर मान लेते हैं। IP का वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 एम्पियर मान लेते हैं। तब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, IP के स्थान पे 1 लिखोगे तो ये यम = क्या हो जाएगा, NS∅S हो जाएगा। NS∅S क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NS∅S। आवाज जा रही है सभी को सही से, NS∅S हो जाएगा। कब, जब हमने IP को 1 माना। और ये NS∅S क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है। तब हम क्या कर सकते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। कब, जब कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो। क्या कर सकते हैं, 2 कुंडली के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक का मान चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं कि 2 कुंडली के मध्य, 2 कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान, अन्योन प्रेरण गुणांक का मान चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। कब होता है, जबकि द्वितीय कुंडली में, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित हो। बात समझ में आई, ठीक है, फिर से पढ़िए। 2 कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। कब, जब प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। कब, जब प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा क्या हो, प्रवाहित हो, तब उसके बराबर होता है। ये पॉइंट समझ में आया, अन्योन प्रेरण गुणांक का मान, डिफिनेशन।
समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये लिख लीजिए सभी लोग, ये डिफिनेशन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसे लिख लीजिए सभी लोग। ये अनोटेड काम हम जो इसी कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। दो कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरक गुणांक का मान चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है कब? जब प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तब। जब प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तब उसके बराबर होता है। प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तब। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, हम इसको रफ करने जा रहे हैं। आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चीज़ें आपकी बहुत ही आसान तरीके से लिखी हुई हैं। चलिए ना, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है। अन्योन्य प्रेरक गुणांक का विद्युत वाहक बल में संबंध। अन्योन्य प्रेरक गुणांक, प्रेरण गुणांक तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। अन्योन्य प्रेरक गुणांक तथा विद्युत वाहक बल के में क्या है संबंध? ध्यान देना सभी लोग, क्या होता है आप लोगों को मालूम है कि द्वितीय कुंडली में प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाइएस है और एनएस है, यही है द्वितीय कुंडली में प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स। आपको मालूम है अगर द्वितीय कुंडली में, ये क्या है? द्वितीय कुंडली में प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स। द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्या है? फ्लक्स है। द्वितीय कुंडली में क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। ये है, आपको ये पता है फैराडे के नियम से कि कहीं पर भी विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। कहीं पर भी फैराडे के नियम से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है समय के अनुसार, तो वहां पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहां से विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है एन फाई क्या ई यस का मान क्या हो जाएगा? माइनस होगा, एक तो निगेटिव होता है, फाई एस एन एस अपान डेल्टा टी, यही होगा ना, फाई एस एन एस अपान डेल्टा टी। यही होगा कि नहीं होगा? बताइए जरा, यही होगा ना, यही होगा ना, यही होगा ना। अरे यार विद्युत, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके आगे निगेटिव चिन्ह लगा दिया हमने। ये आपका विद्युत वाहक बल का मान हो गया, ठीक है। ये आपका क्या? विद्युत वाहक बल का मान हो गया, ठीक है। ये क्या? विद्युत वाहक बल के मान का हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, हमने अभी अभी पढ़ा था कि क्या एम आई पी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? फाई एस एन एस। अरे यही पढ़ा था ना, इसको तो इस तरह से हमने लिखा था, फाई एस एन एस, स्टार्टिंग में एम आई पी, यही लिखा था ना, यही लिखा था ना। तो इस फाई एस एन एस के स्थान पे एम आई पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस डेल्टा एम आई पी अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा एम आई पी अपान डेल्टा टी। अब ध्यान देना सभी लोग, ये डेल्टा अंदर क्यों हो जाएगा? एम क्या? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, ये एम बाहर की ओर निकल जाएगा। ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एम डेल्टा आई पी अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये यम जो है आपका, ये क्या है? अन्योन्य प्रेरक गुणांक। यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस ई अपान डेल्टा आई पी, डेल्टा आई पी अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा। ये हो गया विद्युत वाहक बल तथा अन्योन्य प्रेरक गुणांक के मध्य संबंध, ये हो गया आपका, ठीक है। इसे याद कर लीजिए क्योंकि इस पे ही न्यूमेरिकल बनते हैं आप लोगों के। क्या होते हैं? इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अरे यार ये इस पे क्या होते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब हम आपको नोट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। नोट्स में कुछ क्वेश्चन है इसी नियम पर आधारित। तो ये समझ में आया कैसे हुआ ना? द्वितीय कुंडली में प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई एस एन एस है। हमने क्या किया? इससे विद्युत वाहक बल ज्ञात किया। कैसे याद होता है? जब ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, परिवर्तन करने के लिए हम लोग आगे डेल्टा लगा देते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन, क्योंकि कोई भी चीज समय के अनुसार ही परिवर्तन होता है। हमने डेल्टा लगा दिया। अब हम लोग जानते हैं एन एस फाई एस का मान एम आई पी होता है, तो यहाँ पे एन एस फाई एस के स्थान पे एम आई पी लिख दिए। अब यहाँ से यम को बाहर निकाला, जो कांस्टेंट था उसको हमने बाहर निकाला, अंदर बचा डेल्टा एम
आई पी अपान डेल्टा टी। अब ये डेल्टा आई पी अपान डेल्टा टी को हमने ई यस के नीचे ले आया और ये आपका संबंध हो गया किसके किसी अन्योन्य प्रेरण गुणांक तथा विद्युतवाहक बल के मध्य संबंध। ठीक है, अब हम आपको एक दो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। कहाँ गया यार, ये देखिए अन्योन्य प्रेरण के बारे में पूरी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन कहाँ से कराना है, क्वेश्चन कहाँ पे गए, एक मिनट देखने दो मुझे। नीचे है ये आपका। ऐसा करते हैं, जाने दीजिए, क्वेश्चन नहीं कराते हैं। ठीक है, ये नोट्स में है क्वेश्चन, हम अलग से न्यूमेरिकल का सेशन लेते आएंगे। ठीक है, इस तरह से इसी फार्मूला पे आधारित सभी न्यूमेरिकल लगते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। छोड़िए जाने दीजिए। ठीक है, छोड़िए जाने दीजिए। ठीक है, जान दीजिए इसे ना। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया है? जान दीजिए, इसको जाने दीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है ये जान लीजिए। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है। ठीक है, मैं लिखा देता हूं, याद करना हो तो कर लेना, नहीं याद करना तब ध्यान से देख लेना, क्योंकि 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको ये पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कब, जब ध्यान से देखे रहोगे तब। ठीक है, हेडिंग करिएगा, दो समतल कुंडलियों के मध्य क्या हेडिंग करना है, दो समतल कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल कुंडली के मध्य क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व। अब ध्यान देना सभी लोग, दो समतल कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, पहले दो समतल कुंडली होता क्या है। देखिए आपके सामने ये दो समतल कुंडली है, ये आपका दो समतल कुंडली है, ये आपका दो समतल कुंडली है, ये आपका दो समतल कुंडली है। ये देखिए पहले वाले की त्रिज्या क्या है, R1 है, दूसरे वाले की त्रिज्या क्या है, R2 है। पहले वाले की त्रिज्या क्या है, R1 है, दूसरे वाली त्रिज्या क्या, R2 है। ये दो समतल कुंडली है। ठीक है, इन दोनों समतल कुंडलियों के मध्य प्रेरकत्व का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला m इज इक्वल टू म्यू जीरो पाई n1 n2 पाई n1 n2 a स्क्वायर अपान 2a1 a स्क्वायर अपान 2a1। बोलिए, ये होता है। आप इसको a2 a1 a2 मानिए। ठीक है, ऊपर क्या है, a2 स्क्वायर होगा, नीचे a1 होगा। ठीक है, ऊपर a2 स्क्वायर होगा, नीचे a2 स्क्वायर होगा, क्या होगा, a2 होगा। ठीक है, नीचे a1 होगा, ऊपर a2 स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होता है दो समतल कुंडलियों के मध्य चुंबकत्व का फार्मूला। याद कर लिए, म्यू ni n म्यू पाई n1 n2 a2 अपान a1, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहां से आप लोगों का क्या अन्योन्य प्रेरण खत्म होता है। एक बात आती है कि अन्योन्य प्रेरण के कोई भी अन्योन्य प्रेरकत्व है, उसके नीचे अगर हम कोई पदार्थ रखें तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसके नीचे अगर हम कोई पदार्थ रखें, कोई लोहे का क्रोन रखें तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जैसे 100 प्रेरण बढ़ाता उसी तरह से अन्योन्य प्रेरण भी बढ़ने लगेगा। किसी भी पदार्थ के नीचे अगर रखें तो क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यह बात समझ में आ रही, अन्योन्य प्रेरण क्या होगा, बढ़ने लगेगा और कोई पदार्थ रखें तो। हाँ ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। बोलो, अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, क्या, ईडी करंट, भंवर धारा। ये भी आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है, ये भंवर धारा से आप क्या समझते हो, और ये यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हेडिंग डालना है, ईडी करंट या भंवर धारा। ठीक है, ईडी करंट या भंवर धारा, भंवर धारा, यह भंवर धारा। भंवर धारा क्या होता है, देखिए
भंवर धारा का मतलब क्या होता है यह हम समझिए सभी लोग। यहाँ पे हम लोग एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र रख लेते हैं। क्या? एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। ये शक्तिशाली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यह आपके सामने शक्तिशाली है और चुंबकीय है और क्षेत्र है। इसमें हमने एक लोहे का क्या किया? लोहे का एक हमने बड़ा सा लोहे का एक मोटी सी प्लेट हमने डाला एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में। तो क्या होगा? यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्योंकि आगे पीछे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, क्योंकि यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से, जिसके वजह से यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है। बात समझिएगा। ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे हमने एक लोहे का मोटा सा चादर अंदर किया प्रवेश। जब अंदर किया प्रवेश तो यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे क्या? ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमने लोहे का एक मोटा सा प्लेट अंदर किया। जब अंदर किया प्लेट को अंदर क्या किया? प्लेट किया। फिर समझिए, ये लोहे का एक प्लेट है, इसके अंदर डाला हमने। ये यहाँ पे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र था, तो लोहे की प्लेट में चुंबकीय प्लस में परिवर्तन होगा। चुंबकीय प्लस में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। क्योंकि ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना, बहुत ही तगड़ा वाला उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ही तगड़ा वाला विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा वाला विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा वाला उत्पन्न हो रहा है। जब यहाँ पे क्या? बहुत ही तगड़ा वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, क्योंकि तगड़ा है चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा। और ये धारा इतना ज़्यादा होगा, कभी कभी तो इस लोहे को भी पिघला देता है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। आप लोग नदी में देखते हो, इस तरह से भंवर जाती है, उसके बीच अगर कोई चला गया ना, उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उसी तरह से, उसी तर्ज में यहाँ पे एक भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा की दिशा आप बता सकते हो अपना, आपके पास कई हाथों का नियम है, किसी हाथ के नियम का यूज करके बता सकते हो। इसी तरह से ऐसे ऐसे नाचता है ना आपका, तो जब आप लोग देखते हो, वहाँ पे देखे होंगे सभी लोग, जो भंवर होता है, भंवर नदी में सिमिलरली यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। अब देखिए, भंवर धारा क्या होता है आपको मैंने समझा दिया। क्या? ये एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लेकर उसमें एक मोटा सा लोहे का या मोटा सा किसी धातु का मोटा सा प्लेट अंदर बाहर करेंगे, तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बहुत ही ज़्यादा होता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बहुत ही ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा भी बहुत ज़्यादा होगा। और यह धारा क्या कहलाता है? यह धारा क्या कहलाता है? भंवर धारा कहलाता है। यह धारा भंवर धारा कहलाता है। यह धारा क्या कहलाता है? भंवर धारा कहलाता है। समझ में आया सभी को? यह धारा क्या कहलाता है? भंवर धारा कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो तीव्रता होती है, जैसे नदी में भंवर आता है ना, जितना तेज होता है, उसके बीच अगर कोई आदमी चला जाए, उसका राम नाम सत्य हो जाता है, उसी तरह से इसकी तीव्रता होती है, इसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो भंवर धारा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन में क्या लिखोगे सभी लोग कि यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को, यदि किसी धातु के मोटी प्लेट को, यदि किसी धातु के मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराया जाए, क्या? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराया जाए। चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराया जाए? गतिशील कराया जाए। जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं।
ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। बात वही है, एक धातु का प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करें, गति कराएं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में हम उस धातु के प्लेट को गति कराते हैं तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, एक शक्तिशाली विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। शक्तिशाली विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जो जिसका मान बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। बात समझ में आई? सीधी सी बात है, किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। जब आगे पीछे करेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा है, तो इसमें विद्युत वाहक बल बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। जब विद्युत वाहक बल बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा ना, तो यहाँ पे धारा भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। यह धारा का मान इतना ज़्यादा होता है कि वह लोहे तक को गला देता है, यहाँ तक चलती हुई ट्रेन को रोक देता है। इतना तगड़ा वाला धारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से जिस तरह नदी को अगर भंवर आता है, आप लोग नदी में भंवर को देखे होंगे, वहाँ पर अगर आदमी चला जाए तो आदमी खा जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा आदमी का। बात समझ में आ रही है? भंवर धारा किसे कहते हैं? ठीक है, अब भंवर धारा कुछ एग्जाम्पल है। भंवर धारा से उत्पन्न उष्मा धातुओं को पिघलाने के काम में आता है। भंवर धारा से उत्पन्न उष्मा किसके काम में आता है? उष्मा धातुओं के पिघलाने के काम आता है, पिघलाने के काम आता है। बात समझ में आ रही? भंवर धारा से उत्पन्न उष्मा धातुओं के पिघलाने के काम आता है। प्रबल भंवर धाराएं ट्रेन के पहियों को तक रोक देती हैं। प्रबल जो भंवर धाराएं होती हैं ट्रेन के पहियों तक को रोक देती हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। आया है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।